डीएलएड कर रहे सभी विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं डीएलएड सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर बच्चे और सीखना। इसका एक पार्ट सेकंड यूनिट का एक पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अपनी सेकंड इकाई है सीखना बुद्धि और अभिप्रेरणा। सीखना बुद्धि और अभिप्रेरणा, इस पार्ट सेकंड में अपन इस यूनिट को आज फिनिश करने वाले हैं। जल्दी से रेडी हो जाइए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्धि की अवधारणा का विवेचन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुद्धि की अवधारणा। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिएगा और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि बुद्धि के बारे में कौन कौन सी अवधारणाएं रही हैं। देखिए, पुराने समय में बुद्धि के प्रति क्या अवधारणा रही है और वर्तमान संदर्भ में क्या अवधारणा रही है, इसके बारे में अपन इस क्वेश्चन में आंसर देंगे। तो हम ऐतिहासिक संदर्भ में बात करें तो बुद्धि को सिर्फ कुछ मान्यताओं के आधार पर अंकों में मापने पर जोर दिया जाता था। जैसे किसी बालक को कितने तक पहाड़े आते हैं, जिसको ज़्यादा आते हैं यानी उसमें ज़्यादा बुद्धि है। जो बालक कक्षा में गणित के प्रश्नों को गणित के सवालों को हल नहीं कर सकता, उसको डपोर संघ समझा जाता था, उसमें बुद्धिहीन समझा जाता था। जबकि वही बालक घर पर अपने जो भी सामग्री चाहिए दुकान से लेके आता है, हिसाब करता है, लेकिन वो क्लास में नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब है कि उस बच्चे में क्वालिटी, उस बच्चे में किस प्रकार से वो काम करता है, इसको नहीं मापा गया। केवल उसको अंकों के मापने के आधार पर मान्यताएं रही कि हाँ ये इसको ये आता है, इसका मतलब ये होशियार है। ये संकुचित स्वरूप है। यदि किसी बच्चे की सीखने की गति तुलनात्मक रूप से दूसरे बच्चे से अधिक है तो उसकी बुद्धि को अधिक मान लिया जाता था कि हाँ ये दो बालक हैं, इसमें से इसको ये ज़्यादा आ रहा है, तो वो उसको ज़्यादा मान लिया जाता था। जबकि उसके पूरे पैरामीटर पर विचार नहीं किया जाता कि हो सकता है वो और दूसरे किसी काम में दक्ष हो, कुशल हो। ये पुराना ऐतिहासिक संदर्भ की बात करते हैं। उसके बाद हम ऐसे कई उदाहरण देखते हैं, हम ऐसे कई उदाहरण बता सकते हैं जिसमें बहुत से बालक परीक्षा में तो असफल हो जाते हैं लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं। जबकि परीक्षा में फेल होने वाले को ऐसा समझा जाता है कि इसमें बुद्धि नहीं है। हो सकता है वो बालक अच्छा खिलाड़ी बने, कुशल अभिनय करता भी हम देखते हैं। अच्छे नर्तक के रूप में भी ऐसे बालक मिले हैं जो परीक्षा में फेल हो गए थे, कुशल व्यापारी होते हैं, आदि होते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जीन पियाजे आया और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बाद बुद्धि की इस अवधारणा में परिवर्तन आ गया। उन्होंने बताया कि बुद्धि वह व्यवहार है जो वातावरण में समायोजन कर सके, एडजस्टमेंट कर सके। यानी कि बुद्धि तो वह व्यवहार है जो कोई भी एटमॉस्फेयर है, कोई भी जहाँ जरूरत पड़ गई वहाँ पर वो किस प्रकार की अपनी बुद्धि लगाता है। जैसे सामने शेर आ गया, वो वहाँ पर वो अपनी कौन सी बुद्धि का प्रयोग करता है, भाग जाता है या छिप जाता है, चढ़ जाता है, क्या करता है उस समय, तो वो उसकी बुद्धि काउंट होती। तो वातावरण में जो समायोजन होता है वही व्यवहार बुद्धि के रूप में नया परिवर्तन आया। तो ये इसकी है बुद्धि की अवधारणा। इसमें और भी आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अभिप्रेरणा की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट कीजिए। तो अभिप्रेरणा का संबंध किसी व्यवहार के शुरू करने, दिशा इंगित करने और व्यवहार को बनाए रखने से है। अभिप्रेरणा क्या करती है, व्यवहार को शुरू करती है। जैसे हमें किसी बालक को प्रेरित करना है अभिप्रेरणा दे करके, तो वो बालक क्या करेगा, उस कार्य को शुरू करेगा, अपने व्यवहार को शुरू करेगा, व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। दिशा इंगित करना, किसी बालक को उस अभिप्रेरणा से वो अपने लक्ष्य निर्धारित करता है, दिशा इंगित करता है, कार्य शुरू करता है और अपने व्यवहार को बनाए रखता है, उसके प्रति अपने आप को मेंटेन करता है।
तो अभिप्रेरणा का संबंध किससे है? उसके व्यवहार के शुरू करने से है, दिशा इंगित करने से है, व्यवहार को बनाए रखने से है। आप अच्छी तरह से याद कर लें, ये अभिप्रेरणा सभी व्यक्तियों में होती है। ये अभिप्रेरणा सभी व्यक्तियों में होती है। कोई अभिप्रेरणा किस प्रकार से देता है, कोई नेगेटिव देता है, कोई पॉजिटिव देता है, कोई किस प्रकार से देता है, सब में होती है। बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना, लक्ष्य हासिल करना। देखो, बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने, लक्ष्य हासिल करने तक जुटे रहने हेतु प्रेरित करने को अभिप्रेरणा कहते हैं। तो अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना और अपने लक्ष्य हासिल करने तक उस काम में वो जुटे रहेगा, उसी को अभिप्रेरणा कहते हैं। यानी कि बालक जिस कार्य को शुरू कर दिया है वो अंत तक उसी कार्य के प्रति डेडिकेटेड रहे, ये उसकी अभिप्रेरणा है। एक संवेदनशील शिक्षक अपने बच्चों को सीखने में सहायता करते समय ये पता लगाने का प्रयास करता है कि बच्चे किन किन बाह्य और आंतरिक कारकों से प्रेरित होते हैं। कौन से ऐसे कारक हैं जो बालक के अंदर स्वयं विद्यमान है, या जिसमें स्वयं विद्यमान नहीं है, उस बालक को किस प्रकार से बाह्य कारकों से बाह्य अभिप्रेरणा देते हुए, मोटिवेशन देते हुए हम किस प्रकार से उस बालक को लक्ष्य तक ले जाएं जो वो प्राप्त करना चाहता है या जिसको हम सिखाना चाहते हैं। बच्चे लक्ष्य पूर्ति के लिए किस तरह का प्रयास करें कि उन्हें लक्ष्य प्राप्त हो जाएं, इस तरीके से बालक को अभिप्रेरणा देना। तो एक संवेदनशील शिक्षक ये अभी आ सकता है कि एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार से बालकों को अभिप्रेरित करेंगे। कक्ष में सारे प्रश्नों का उत्तर आपको वो सोच के लिखना है कि हम कक्ष में हैं, हमारे सामने बच्चे बैठे हैं, हमारे इधर वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड है, और हम उन बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, बच्चों का वातावरण कैसा होना चाहिए, बच्चों की अभिप्रेरणा कैसी होनी चाहिए, और बच्चों को किस प्रकार से हम अधिक ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं। ये आपके माइंड में यदि सेट होगा तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, जवाब आपको पॉजिटिव देना है। अब आता है अभिप्रेरणा की प्रक्रिया। प्रोसेस 3 तरीके से होते हैं, 3 सोपान हैं, 3 स्टेप्स हैं अभिप्रेरणा के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और निबंधात्मक प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, आने के अच्छे चांसेस हैं, आप बढ़िया याद कर लेना इनको। तो अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के 3 सोपान हैं। पहला, आवश्यकता, नीड। यह प्रथम सोपान है। जब किसी बालक को सवाल हल करने हेतु कहा जाता है तो उसको आवश्यकता होती है विधि और सूत्र की। यानी कि कोई भी कार्य, किसी भी अभिप्रेरणा जैसे हम किसी को देते हैं बालक को या किसी चीज़ को, तो सबसे पहले उसकी नीड देखी जाती है कि उस बालक को किसकी नीड है। उदाहरण के लिए जैसे अपन ने देखा कि जैसे किसी बालक को अपन ने बुलाया, यहाँ बोर्ड पे सवाल दिया कि ये करना है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको ज़रूरत पड़ेगी कि इसको कैसे करें, कौन सी विधि को अपनाएं। वो उसकी क्या हो गई, नीड हो गई, आवश्यकता हो गई। दूसरा आता है प्रणोद, ड्राइव। इसे चालक भी कहा जाता है। जब आवश्यकता उत्पन्न होगी तो बालक की क्रियाशीलता बढ़ेगी। जब बच्चे को जब जरूरत आवश्यकता हो, सबसे पहले तो आवश्यकता, ये क्रम से याद करने हैं, आवश्यकता, प्रणोद और आगे आएगा प्रोत्साहन। तो प्रणोद जो है इसे चालक भी कहा जाता है। जब आवश्यकता उत्पन्न होगी तो बालक की क्या होगी, एक्टिविटी बढ़ेगी, क्रियाशीलता बढ़ेगी, एक्टिवनेस बढ़ेगी। जैसे बालक को सवाल हल करने हेतु वह सूत्र व विधि की खोज करेगा जिससे उसका सवाल हल हो सके। तो बालक क्या करेगा, जैसे उसको सवाल दिया, उसको आवश्यकता पड़ेगी मुझे इसको किस सूत्र से करना है, कौन सी विधि से इसको हल करना है। उसके बाद वो क्या करेगा, उस विधि को ढूंढेगा। तो वो क्या करेगा, ये उसका प्रणोद होगा कि वो विधि को खोजता है। हो सकता है उसको वो जल्दी मिल जाए, हो सकता है उसको थोड़ा सा टाइम लगे ढूंढने में कि कौन सी विधि से ये सवाल हल होने वाला है। तीसरा आता है प्रोत्साहन, इंसेंटिव। देखो नाम से स्पष्ट है, प्रोत्साहन देना। प्रोत्साहन बच्चे को लक्ष्य की ओर ले जाता है। बच्चे को यदि हम प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चा क्या होगा, उस लक्ष्य तक पहुंचेगा। बच्चे को सवाल हल करने की अलग अलग विधियों को टीचर समझाता है।
और बालक को बार बार प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। जब तक कि बालक सवाल हल नहीं कर ले तब तक उसको बालक को क्या करता है, टीचर प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। हाँ ऐसे करो, हाँ ऐसे, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इतना सवाल हो गया, वेरी गुड। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, प्रोत्साहन। तो 3 चीज़ हो गई हमारी अभिप्रेरणा में। जो 3 सोपान है, तीनों आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। इस डायग्राम के माध्यम से हम अभिप्रेरणा को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं कि बालक को क्या होगी, सबसे पहले आवश्यकता होगी, है ना। आवश्यकता के बाद क्या होगा, उसमें उसको चालक के रूप में, प्रणोद के रूप में उसके माइंड में कोई चीज़ आएगी, हमें इस विधि को किस तरीके से, इस सवाल को कैसे हल करना है, इस काम को कैसे करना है, प्रणोद होगा। उसके बाद बालक में क्या होगा, आंतरिक तनाव होगा। बालक ये सोचेगा कि मुझे किस विधि से उसको हल करना है, कैसे क्या करना है, इसके बारे में उसके माइंड में टेंशन होगी, तनाव होगा। वो टेंशन का मतलब उसको आप क्षणिक ऐसा लगेगा कि मुझे ये करना, ये अच्छा रहेगा या ये अच्छा रहेगा, सर ने इतनी विधियां बताई है, ये सवाल होगा कैसे। तो ये उसमें प्राणी में क्या होगा, आंतरिक तनाव होगा। उसके बाद उस बालक को क्या करेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, यही करो, ऐसे करो। तो वो बालक क्या करेगा, लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा। तो इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लेंगे, ये इसको आप दिखा सकते हैं। ये है आवश्यकता, प्रणोद, प्राणी में आंतरिक तनाव, उद्दीपन या प्रोत्साहन और लक्ष्य की प्राप्ति। तो ये अपना जो यूनिट है यही अपन समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।